इतना बता दीजिए यार। चलो सब आ चुके। थर्मोक्लाइन, ओके 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 ओके, ठीक है। चलो यार ध्यान दो। चलिए कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अब ध्यान दो। अब सब आ चुके हैं क्लास में, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो। तो लर्नर्स, इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने बात करी थी थर्मोक्लाइन की। तो मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपसे एक बात बोली थी कि सडनली जब सडनली टेम्परेचर आपका जो है वो डिक्रीज होने लगे, जब सडनली आपका जो है टेम्परेचर डिक्रीज होने लगे, उस कंडीशन को हम लोग थर्मोक्लाइन बोलते हैं। आई एम राइट? याद आ रहा है? कल मैंने एक सारी कहानी आपको बताई थी कि जब सडनली टेम्परेचर घटने लगे उस सिचुएशन को हम लोग थर्मोक्लाइन बोलते हैं। बिल्कुल। अब यहां पर क्या चीज है कि थोड़ा सा आपको एक दो फंडे, मतलब आज की क्लास में ना सीखने के लिए बहुत कुछ है। मतलब अगर आज की क्लास में आप लोगों ने ढंग से ध्यान दे दिया तो मैं ये दावा कर सकता हूं कि आपको ओशनोग्राफी जो है काफी हद तक समझ में आ जाएगी, और प्लस आपको ओशन करंट्स भी समझ में आएंगे। ठीक है। कल आपका डाउट सेशन है, कल आप अपने डाउट्स पूछिएगा, है ना। और कई बार तुम्हारे डाउट, देखो बुरा मत मानना, मैं ब्लैंकली बोल रहा हूं पूरी क्लास के सामने, इसलिए देखने का मन नहीं करता है। आधे बच्चे बहुत फालतू के डाउट्स पूछते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। मैं आपके मुंह पे कह रहा हूं ये बात, कहीं बच्चे एग्री भी करेंगे। कुछ बच्चों के डाउट्स बिल्कुल जेन्युइन होते हैं, मैं इस बात को भी एग्री करूंगा। लेकिन आप लोग अननेसेसरी डाउट पूछते हैं, ठीक है, जिनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्लास का टाइम वेस्ट कर रहा हूं, तो उससे अच्छा है कि मैं पढ़ा दूं। तो सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि डाउट्स पूछिए, इट्स योर राइट, बट प्लीज जेन्युइन चीजें। हाँ, फोटो भेजते रहेंगे फालतू की, पता नहीं बना बना के कुछ, कहीं सारी चीजें मुझे यहाँ इग्नोर करनी पड़ती है। और ये मेरी बात नहीं, कोई भी एजुकेटर अगर देखेगा कि अच्छे डाउट्स कम आ रहे, फालतू के डाउट ज्यादा आ रहे, तो कोई आपके डाउट्स लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। इस बात को आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए और अपने ऊपर भी मान के चलिए एक बार। ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अननेसेसरी डाउट ना पूछे, जो बच्चा पूछने वाला है उसको पूछने दें, है ना, जो उसकी जेन्युइन चीज है, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनके जेन्युइन डाउट्स हैं वो इग्नोर ना हो सके। उनका कोई कसूर नहीं है, तो वो भी कहीं और नहीं जाएंगे, वो मेरे पास ही आएंगे। ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी, थोड़ा सा इस चीज को सभी बच्चे दिमाग में रखें। आइए, तो अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, कहानी क्या है। देखो आप जरा एक बात को मान के चलिए कि अगर हम लोग यहाँ पे एक बात बोलें कि ये पूरा, जस्ट मान के चलिए कि ये पूरा आपका एक क्वेश्चन है। प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, जरा बातें बिल्कुल कम हो जाएं, मुझे किसी बच्चे की अननेसरी बातें यहाँ पे नहीं चाहिए। सभी के सभी यहाँ ध्यान से सुन लो, आज बहुत बड़ा टॉपिक मुझे कवर करना है। अगर आज तुमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो सोच लो तुम्हारी आज करंट अफेयर क्लास कैंसिल, ये डन है। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि पहली प्रायोरिटी प्लस है मेरी, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है। तो मैं, जब मुझे कोरोना था, मैं तब भी स्पेशल क्लास क्यों ले रहा था, सिर्फ उसका एक रीजन है कि मैं प्लस की क्लासेस की क्वालिटी खराब नहीं करना चाहता था, ताकि प्लस की क्लासेस कई सारे बच्चे रिकॉर्डिंग से कवर करते हैं। तो आई वांट कि मेरी प्लस की सारी क्लासेस अच्छी रहें, कि अगर कोई रिकॉर्डिंग से भी कर रहा है तो उसे कोई दिक्कत ना हो। समझ रहे हो बात? तो अभी यहाँ पे ध्यान दोगे, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ये मान के चलो हमारा एक ओशन हो गया। यस सर, ये हमारा एक महासागर हो गया। एक सेकंड, ठीक है। ये हमारा जो है क्वेश्चन हो गया सर। और यहाँ पे क्या सीखने वाली बात है उसको मैं आपको बताता हूँ। इमेजिन करिए कि एक बहुत ही जनरल सी बात हम करते हैं। आप इमेजिन करो कि यहां पर जो है काफी हद तक ये वाला जो वाटर है, जस्ट इमेजिन, एग्जांपल के लिए मान के चलो कि यहां पे जो वाटर है वार्म वाटर है। जस्ट इमेजिन, इमेजिन करो यहां पे काफी हद तक गर्म पानी है। मान लो एग्जांपल के लिए कि यहां पे पानी काफी हद तक गर्म है। आप ये मान लो कि चलो कहीं ना कहीं ये गर्म पानी है और बहुत तेजी से हवा चल रही है। इस डायरेक्शन में मान लो, इस डायरेक्शन में विंड चल रही है, विंड यानी कि पवन। और मैंने जहां पे वार्म वाटर लिखा है, मान लो कि यहां पे गर्म पानी है। तो अगर विंड यानी पवन इस दिशा में चल रही है, तो आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि ये वार्म वाटर जो है, ये जो वार्म वाटर है आपका, ये वार्म वाटर बह के सारा यहाँ पे आने लगेगा। ये सारा वार्म वाटर यहाँ पे बह के आने लगेगा और ये वार्म वाटर आपका यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा। अगर विंड इस दिशा में चल रही, रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है गर्म पानी को, लाल जो रंग है ये दर्शा रहा है गर्म पानी को। तो अगर विंड मेरी इस दिशा में चल रही है, डायरेक्शन आपके सामने, ध्यान से बोर्ड पे देखो, अगर इस दिशा में विंड चल रही है तो मैं ये बात इजीली कह सकता हूं कि गर्म पानी यहाँ का बह के इस तरफ आके इकट्ठा होने लगेगा। क्या इस बात से आप सब एग्री करते हैं? बिल्कुल। तो जब यहाँ का सारा वार्म वाटर बह के इधर आएगा, तो क्या इस बात को आप लोग मानोगे कि यहां तो एक तरफ वार्म वाटर इकट्ठा होने लगेगा, लेकिन जहां से वार्म वाटर बह के आ रहा है, जहां से गर्म पानी आ रहा है, यहां पे तो वार्म वाटर कम होने लगेगा। इस वाले रीजन पे मेरा मार्कर देखो, इस वाले रीजन पे तो वार्म वाटर कम होने लगेगा ना, क्योंकि सारा बह के यहां चले गया।
तो अब यहां पर होगी अपवेलिंग। अपवेलिंग क्या होगी, जरा यहां पे ध्यान से सुनना। अब यहां पर होगी अपवेलिंग। जब सारा वार्म वाटर यहां पे इकट्ठा हो रहा है तो क्या होगा कि जो यहां पर ठंडा पानी था वो ठंडा पानी यहां पे आ जाएगा, वो ठंडा पानी यहां पे इकट्ठा होने लगेगा। व्हाइट कलर रिप्रेजेंट कोल्ड वाटर, रेड कलर रिप्रेजेंट वार्म वाटर। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर वार्म वाटर यहां से, अगर वार्म वाटर यहां से यहां पहुंच गया तो ऐसा तो है नहीं कि ओशन में गड्ढा हो जाएगा, नहीं। जब यहां का गर्म पानी यहां पहुंचेगा तो कोई बात नहीं, जो ओशन का कोल्ड वाटर होगा वो यहां पे आके इकट्ठा हो जाएगा। जब यहां पे वार्म वाटर कम हो रहा है, जब यहां पे जगह खाली हो रही है, तो इस खाली जगह को ठंडा पानी आके भर देगा। नीचे से ठंडा पानी का ऊपर आना, ठंडे पानी का नीचे से ऊपर आना, इस जगह को भर देना, इसी चीज को हम बोलते हैं अपवेलिंग है। अपवेलिंग है। तो यहां पे पहले गर्म पानी था, विंड इस गर्म पानी को आगे ले गई, कोई बात नहीं, यहां का ठंडा पानी यहां पे आके इकट्ठा हो गया। तो ये अपवेलिंग वाला लॉजिक समझे क्या, जो मैं समझाना चाह रहा था? क्या इस अपवेलिंग वाले लॉजिक को समझे क्या, जो मैं समझाना चाह रहा था? क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां पे आपको क्या चीज सीखनी है? हाँ, ये साइकिल चलती रहेगी, ऑब्वियस ही बात है ना यार। अब तुम थोड़ा तो दिमाग लगाओ ना कि अगर यहां से गर्म पानी उठ के यहां आ गया तो ये ओशन में गड्ढा थोड़ी हो जाएगा। अगर यहां पे गर्म पानी कम हो रहा है तो यहां पे दूसरा पानी आके जगह ले लेगा, ठंडा पानी आके यहां पे इकट्ठा हो जाएगा। ठंडे पानी का नीचे से ऊपर आना, इसी को हम अपवेलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पूरी कहानी मैंने आपको क्यों बताई। इस जगह को मार्क कर लो ए पोजीशन, ए पोजीशन, और इस प्लेस को मार्क कर लो बी पोजीशन। अब बी पोजीशन में आपको ठंडा पानी दिख रहा है और ए पोजीशन में आपको गर्म पानी दिख रहा है। जो ए वाली लोकेशन है, यहां पे गर्म पानी ज्यादा है, पूरा यहां पे गर्म पानी है, यहां तक पूरा गर्म पानी फैला हुआ। और अगर आप यहां पे देखेंगे बी पोजीशन, तो यहां पे आपको सारा कोल्ड वाटर नजर आएगा। ये सारा वाइट मतलब कोल्ड वाटर। अब एक पोजीशन है आपके पास ए, एक पोजीशन है बी। अपने दिमाग पे जरा जोर देना और बाकी सब जगहों से स्टैम्प पे ध्यान हटा लो। और मैं कह रहा हूं अगर तुम किसी भी ऐसे रूम पे बैठे हो जहां पे आसपास लोग चल रहे हैं, तो मेरी सलाह है प्लीज वहां से उठ जाना। कहीं भी ऐसी जगह पे आके बैठो जहां पे कोई भीड़ भड़का ना हो और आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, और आपके हाथ में कॉपी और एक नोटबुक होनी चाहिए। ये बात ध्यान में रखना, मैं पहली बता रहा हूं आज की क्लास के लिए। हर क्लास में कायदे में इस चीज को फॉलो किया करो। ए और बी पोजीशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को एक बात यहां पे समझ में आती है कि ए पोजीशन में थर्मोक्लाइन काफी नीचे से शुरू होगा। ए पोजीशन में जो थर्मोक्लाइन है वो यहां से शुरू होगा, जबकि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बी पोजीशन तो मुझे थर्मोक्लाइन काफी ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। मुझे थर्मोक्लाइन काफी ऊपर देखने को मिल जाएगा यहां पे। अब जिसको ये नहीं पता कि थर्मोक्लाइन क्या होता है, जाके पहले कल की क्लास की रिकॉर्डिंग देखना, तब यहां पे आना। अपना टाइम वेस्ट करने आओगे और कुछ नहीं है, ये ध्यान में रखना। बी पोजीशन में मुझे थर्मोक्लाइन काफी ऊपर दिख गया, ए पोजीशन में मुझे थर्मोक्लाइन नीचे दिखा। क्यों सर? थर्मोक्लाइन का मतलब क्या होता है? सडनली तापमान का घटना, सडनली टेम्परेचर का घटना। खुद इस बोर्ड को देखो, टेम्परेचर कहां कम है? टेम्परेचर पहले कहां कम है? यहीं पे तो कम है, क्योंकि यहां ऊपर पूरे में कोल्ड वाटर है भाई। अगर यहां ऊपर पूरे में कोल्ड वाटर है मतलब यहां पे तापमान पहले ही घट गया, यहां पे टेम्परेचर कम है, और जहां टेम्परेचर मुझे कम दिख रहा है मतलब वहां पे थर्मोक्लाइन शुरुआत में दिख गया। जहां टेम्परेचर कम वहां थर्मोक्लाइन, वहां टेम्परेचर क्लाइन। जहां ठंडा पानी मतलब वहां टेम्परेचर कम है, तो ठंडा पानी यहां ऊपर है, तो मतलब ऊपर से तापमान काफी कम है ना। लेकिन यहां पे आप देखो, यहां पे पूरे में वार्म वाटर है, यहां तक नीचे तक तो भाई पूरा वार्म वाटर ही है, यहां तक तो पूरा वार्म वाटर ही है। और यहां से आप मान के चलना ठंडा पानी यहां से शुरू होगा, मतलब अगर यहां तक वार्म वाटर है और यहां से ठंडा पानी शुरू होगा, मतलब यहीं से तापमान घटना शुरू हो रहा है। तो मतलब ए पोजीशन पे थर्मोक्लाइन मुझे थोड़ा नीचे नजर आएगा, थोड़ा नीचे नजर आएगा। जबकि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पोजीशन बी, तो यहां पे तो ठंडा पानी ऊपर ही है, मतलब ऊपर ही मुझे थर्मोक्लाइन दिख जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? एक बार रिप्लाई कर दें। क्लियर हो गया? समझ गए बात क्या है? वेरी गुड, शाबाश, ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गया। ठीक, तो यहां पर मुझे एक बात ये समझ में आ चुकी है कि सर ये पूरी कहानी क्यों बताई आपने, क्या मतलब है बताने का? इसका ये बताने का मतलब है कि आप अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर ओशंस को देखते हो, ओशन यानी कि महासागर, चाहे आपका अटलांटिक ओशन हो, पैसिफिक ओशन हो, कोई सा भी ओशन हो, अगर आप पूरे वर्ल्ड के अंदर ओशंस को देखते हो तो कोई ओशन ऐसा हो सकता है जिसके काफी अंदर जाके थर्मोक्लाइन शुरू हो, कोई ओशन ऐसा हो सकता है जिसमें थर्मोक्लाइन ऊपर से ही शुरू हो जाए। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये वाला जो ओशनिक एरिया है,
ये वाला जो ओशन है, मान लो यहाँ पे जो समुद्र का पानी है, यहाँ पे थर्मोक्लाइन ऊपर से ही स्टार्ट हो गया क्योंकि मुझे ऊपर ही ठंडा पानी मिल गया, ऊपर ही तापमान कम हो गया। लेकिन अगर मैं इस ए पोजीशन यहाँ पे आऊं तो यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है कि काफी हद तक तो पहले गर्म पानी है और यहाँ तक गर्म पानी है और यहाँ से ठंडा पानी होना शुरू हुआ है। तो मतलब थर्मोक्लाइन मुझे यहाँ पे काफी नीचे से, थर्मोक्लाइन मुझे यहाँ पे काफी नीचे से नजर आना शुरू हुआ है, तापमान का घटना। तो हर जगह अगर आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अगर आप ओशंस को देखोगे तो आप ये नहीं कह सकते कि थर्मोक्लाइन एक जगह पे मिलेगा, ऐसा नहीं है। थर्मोक्लाइन किसी ओशन में ऊपर से ही शुरू हो सकता है, थर्मोक्लाइन किसी ओशन में नीचे से शुरू हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन ओशन टू ओशन, इट डिपेंड्स ऑन कि कहां पे वार्म वाटर है, कहां पे कोल्ड वाटर है। दिस इज द क्लियर एंड कट कंसेप्ट ऑफ थर्मोक्लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? यानी समझ गए? वेरी गुड। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। सर टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। बेटा देखो, जिसकी भी फर्स्ट क्लास है, रिकॉर्डिंग से जितनी जल्दी जाके कवर कर सकते हो कर लो, क्योंकि आई डोंट थिंक सो मेरा दोबारा ज्योग्राफी का बैच कब आएगा। मैं आपको क्लियर एंड कट बता रहा हूँ, उम्मीद में मत रहना। और अगर आएगा भी तो छोटा बैच होगा, वो भूल जाने की वहां पे मैं इतनी डिटेल में एक समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ रेनफॉल, क्लाउड, जेट स्ट्रीम, पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया था, साइक्लोन्स। अगर मेरे को 1 महीने का बैच मिलेगा तो आप भूल जाना कि मैं वहां पे सब कुछ कवर कर दूंगा, बिकॉज मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ कि मैं 1 महीने में सब ठूस दूं तुम्हारे दिमाग में। मैं बहुत आराम आराम से पढ़ाता हूँ, मेरी आदत है। तो प्लीज इस बैच को आप जाके स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग से देख लीजिए, सब कुछ समझ आएगा, बस ध्यान ज्यादा देना, ठीक है? खुद कंफ्यूज होंगे तो होते रहोगे। चलिए, और अब मॉडर्न हिस्ट्री किसी को पढ़नी तो पढ़ लो। हमने आज से पेनिट्रेशन ऑफ यूरोपियन शुरू कर दिया बहुत डिटेल में, और कल हम पूरा डिस्कशन करेंगे ब्रिटिशर्स का, डच का और पुर्तगाली। कल पहले हम पुर्तगाल की पूरी कहानी पढ़ेंगे, तो सुबह 8 बजे आप हिस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? ये कहानी हमें समझ में आ गई सर। अब जब ये कंसेप्ट हमें समझ में आ गया तो हम थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1, और अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2, और मैं कह रहा हूं कि यहां पे काफी हद तक वार्म वाटर है, और मैं कह रहा हूं इशू कोई नहीं, शानू आनंद, आपके अगर समझ में आ रहा तो आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आप अगर ज्योग्राफी आज से शुरू कर रहे हैं तो देख लो, देखो थोड़ी सी दिक्कत आपको, वैसे दिक्कत कोई नहीं होगी क्योंकि थोड़ा नया टॉपिक है, लेकिन हाँ कल वाली क्लास जरूर देख लेना। और ज्योग्राफी आप ज्वाइन कर ही लो, जो भी नए बच्चे अभी से, क्योंकि अब इंडियन ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं इसके बाद, और इंडियन ज्योग्राफी के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी बिल्कुल आपके लिए नया रहेगा, तो आप ज्योग्राफी को अभी से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब ध्यान दो, यहाँ पे मान लो कोल्ड वाटर है, या आपका कोल्ड वाटर है, एक ओशन 1 है, एक है ओशन 2। कमेंट करके बताओ कौन सा वो ओशन है जहां पे थर्मोक्लाइन मुझे ऊपर ही मिल जाएगा। थर्मोक्लाइन मुझे ऊपर कहां मिल जाएगा? ऑब्वियस सी बात है यार, ओशन नंबर 2 में। थर्मोक्लाइन मुझे थोड़ा नीचे डीप में कहां मिलेगा? थर्मोक्लाइन मुझे थोड़ा डीप में कहां मिलेगा? यहां पे मिलेगा, क्योंकि यहां ऊपर ऊपर कैसा वाटर है? वार्म वाटर है, और जब वार्म वाटर खत्म होगा तभी तो टेम्परेचर घटना शुरू होगा। एग्जैक्टली चलिए ध्यान दो, क्लास में आप सभी का प्रॉपर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मम्मी आवाज वगैरह बंद करो। ठीक है, अब थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना है, थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाना है, ध्यान से देखना। यहां पर एक नया कंसेप्ट अब हम लोग सीखने जा रहे हैं, फैक्टर्स, ध्यान दो, अफेक्टिंग द टेम्परेचर कोल्ड वाटर में थर्मोक्लाइन हो ही नहीं रहा सर, उसे आप थर्मोक्लाइन ही बोलोगे। अगर ऊपर मुझे ठंडा पानी दिख रहा है तो समझो कि वहीं से थर्मोक्लाइन शुरू हो गया। गेट माय पॉइंट? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस, एक सेकंड, चलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है यहाँ पे, चलिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस। राजा चौहान क्लास में ध्यान दिया करो, अपवेलिंग नीचे से तो होगी, बगल से थोड़ी हो जाएगी अपवेलिंग। अपवेलिंग कहां से होगी? नीचे से तो होगी। क्लास में ध्यान देना पड़ेगा, तभी मैं कह रहा हूं कि अगल बगल में अगर कोई घूम रहा है या कहीं और बगल में टीवी चल रहा है तो वहां से उठ के कहीं साइलेंट प्लेस पे बैठो।
फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओशंस का इफेक्ट होता है। मैं बताता हूं उसका क्या मतलब है, कईयों को तो इस लाइन का मतलब ही समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, यहां ध्यान दो। मैं जरा वर्ल्ड का मैप खोल लूं उसके लिए, थोड़ा जरूरी है वर्ल्ड का मैप खोलना, वरना आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एक सेकंड रुकिए, ज्योग्राफी कहां गया, ठीक है, दिस इज द वर्ल्ड मैप। हम एक काम करते हैं कि यहां पे एक लाइन भी बना लेते हैं, और हमने एक लाइन बना ली यहां पे इस तरीके से, इस तरीके से हमने एक लाइन बना ली यहां पे। ये मैं ऐसी एक रफली लाइन बना रहा हूं, मान लो कि मैंने इक्वेटर बना दिया एग्जांपल के लिए, मान लो कोई ज्यादा ये मत करना सर इक्वेटर तो वहां से पास हो रहा है, यहां से पास हो रहा है, इट्स अ रफली डायग्राम। ये इक्वेटर रेखा होगी, और सभी को पता है कि सर इक्वेटर के ऊपर वाला जो रीजन है पूरा, उसको सर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, सर उसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और सर इस इक्वेटर के नीचे वाला जो रीजन है सर वो पूरा का पूरा हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है। अगर चाहते हो कि कल की क्लास में हमें ओशन करंट्स समझ में आ जाएं, जहां से क्वेश्चन सीडीएस में हमेशा आता है, सीएपीएफ में आता ही आता है, तो कल ओशन करंट्स तभी समझ में आएंगे जब ये सब आपको आता होगा। ये बात प्लीज ध्यान में रख लेना अपने, वरना मैं बोलता जाऊंगा तो आधों के सर के ऊपर से निकलेगी कहानी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। आप लोग मुझे खुद इस मैप को देख के बताओ कि ज्यादा लैंडमास, ज्यादा स्थल, ज्यादा धरती आपको कहां दिख रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न में। चेक करो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंडमास ज्यादा है। ये देखो ना, पूरा कॉन्टिनेंट पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ना सब ये देखो कितना सारा पार्ट लैंड का, कितना सारा पार्ट लैंड का आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखेगा। अब आप इस चीज को देखो कि जितना ज्यादा आपको लैंड मास, जितनी ज्यादा कॉन्टिनेंट, जितनी ज्यादा धरती आपको नॉर्थ में दिख रही है, क्या उतनी ज्यादा सदर्न हेमिस्फीयर में दिख रही है क्या? नो सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ओशंस होंगे ये ज्यादा गर्म होंगे, और जो सदर्न हेमिस्फीयर के ओशन होंगे ये कम गर्म होंगे, ये लेस वार्म होंगे। और इसका रीजन मैंने कल क्लास खत्म करते करते बताया था, याद आ रहा है? एक कह रहा है क्यों सर, वो देखो, मैं अभी भी कह रहा हूं भाई क्लास में ना रेगुलर आया करो प्लीज, प्लीज क्लास में रेगुलर आया करो। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, कल को तुम ही जैसे बच्चे पता क्या करते हो, तुम ही जैसे बच्चे बदनाम करते हो, कुछ नहीं आता सर की क्लास से, टाइम वेस्ट करते हैं, वॉचमेट बढ़ाते हैं, ये तुम ही जैसे बच्चे करते हो लोग। मुंह पे कह रहा हूं ब्लंटली, 5 साल हो गए एजुकेशन सेक्टर में, मैं अभी बोल रहा हूं क्लास में रेगुलर आया करो, चाहे मेरी स्पेशल क्लास भी कोई हो रही है उसे भी देखना पड़ेगा। जनरल स्टडीज का कोई अंत नहीं है, किसी भी जाके पढ़ लो, जाओ ओपन चैलेंज करो, जिससे जाके पढ़ना वहां पढ़ लो, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि यहां से क्वेश्चन आएगा, अंत थोड़ी है सब्जेक्ट का कोई। तो प्लीज बी रेगुलर, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, कल को मैं अपनी इमेज आपके सामने बुरी नहीं बनाना चाहता। यहां देखिए सर, सर कह रहे हैं सर कैसे, मैंने कल भी आपसे कहा था कि अगर ये ओशन है, ये ओशन है सर, मान लो कि सर ये ओशन हो गया, ये एक ओशन आपको दिख रहा है, और ये ओशन के बगल में पूरी धरती है, ये पूरा लैंड है, ये पूरा लैंड है, ये पूरा लैंड है ठीक है सर, ये पूरा लैंड है, और ये पूरा जो है सर ये ओशन है। अब आप देखो सर ये ओशन लैंड मास से घिरा हुआ है, ये ओशन जो है ये धरती से घिरा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है सर ये धरती को गर्म कौन कर रहा होगा? सन। सन धरती को गर्म करता है, इतना तो मुझसे पढ़ ही चुके हो भाई, अब ये मतलब हर जगह पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट तो हम। सन की किरणों से धरती गर्म हो रही होगी, और जब ये धरती गर्म हो रही होगी तो इस धरती के बीच का जो पानी है, ऑब्वियसली बात है पानी भी तो गर्म होगा, मतलब जहां जितना आपको लैंड मास मिलेगा वहां पानी भी आपको उतना गर्म मिलेगा। जब ये लैंड सन से गर्म हो रहा है तो इस लैंड से जो चिपका हुआ पानी है, पानी भी तो गर्म होगा। और यही चीज तो मैंने कल बताई थी क्लास के लास्ट में जब एक बच्चे ने पूछा था। अब आप देख लो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड कितना ज्यादा है, तो ये लैंड भी तो सन से हीटअप हो रहा होगा, और जब ये लैंड सन से गर्म हो रहा होगा तो ये पानी, यहाँ पे जो ओशन आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो ओशन दिख रहा है, ज्यादा गर्म होगा इन कंपेरिजन टू सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लैंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में जो पानी होगा ओशन का वो थोड़ा कोल्ड होगा, किसके कंपैरिजन में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ओशंस के कंपैरिजन में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो पानी है वो थोड़ा वार्म होगा, गर्म होगा, सदर्न हेमिस्फीयर की पानी की तुलना में। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? तो यहां पर एक अच्छा खासा स्टेटमेंट क्या बन गया, नॉर्दर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज मोर वार्म देन सदर्न हेमिस्फीयर।
क्या इस स्टेटमेंट को मैं ट्रू बोल सकता हूं या फॉल्स? कमेंट में आंसर दे दो। इस स्टेटमेंट को क्या मैं ट्रू बोल सकता हूं या फॉल्स? भाई पार्टिसिपेशन तो करो क्लास में, जो हाथ दूर करके बैठे कुछ कमेंट तो कर लो। यहाँ पे टीचर बैठा हुआ सामने, हल्का सा हाथ चलाओ। ट्रू, ठीक। ऐसी ही स्टेटमेंट वाली लाइन सीधा पेपर में आपको आती हुई नजर आएगी कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो ज्यादा गर्म है क्या सदर्न हेमिस्फेयर से? बिल्कुल बिल्कुल गर्म है। इसी स्टेटमेंट को रिवर्स भी कर देगा कि सदर्न हेमिस्फेयर ज्यादा गर्म होता है क्या नॉर्दर्न से? नो सर। अच्छा, सदर्न हेमिस्फेयर क्यों नॉर्दर्न से गर्म नहीं है? सदर्न हेमिस्फेयर क्यों ठंडा है? सर क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में सर लैंड मास कम है, धरती कम है, लैंड मास लेस है सर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड मास जो है थोड़ा ज्यादा है, और लैंड मास ज्यादा होने के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वार्म है। तो एजर्शन और रीजन वाला सवाल भी यहां से बना सकता है यूपीएससी अगर चाहे तो। और ये कंसेप्ट में यूपीएससी कई बार क्वेश्चन बना भी चुका है। अभी जब मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा स्पेशल क्लास में, आपको इसी तरह का सवाल सॉल्व करा दूंगा मैं, तब तुम्हें याद भी दिलाऊंगा, देखो याद है मैंने कुछ ऐसा बताया था। चलो, ये बात तो हमें समझ में आ गई। सर इसका एक और एग्जांपल आप हमें दे सकते हैं क्या? बिल्कुल, खोलो वर्ल्ड का मैप। एक सेकंड यार, आई एम ऑडिबल? एक सेकंड, थोड़ा सा गलती से हो गया था, वेट मैं कमेंट्स आऊंगा। सही आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? ठीक है, चलिए ध्यान दो। ठीक है, अब यहां ध्यान दो। मृत्युंजय चौधरी, अभी जरा जो मैं बता रहा हूं पहले मैं वो बता दूं, है ना, ताकि हमारी क्लास पूरी हो जाए, फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी देता हूं, आज ही क्लास में आंसर देता हूं। ठीक है, हाँ चलिए, इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं। यहां देखिए, ये हमने बड़ा कर दिया। अगर आप लोग थोड़ा बहुत वर्ल्ड के मैप से थोड़ा बहुत अवेयर हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को पता होगा कि दिस इज अटलांटिक ओशन, दिस इज अटलांटिक ओशन, आई एम राइट? और अगर ये अटलांटिक ओशन है तो आप सभी को ये बात भी मालूम होगी, ठीक है, आप सभी को ये वाली बात भी बहुत अच्छे से जो है कहीं ना कहीं पता होगा कि ये मेडिटेरियन सी है, ये जो है भूमध्य सागर, मान सकते हो? ये इतना वाला पार्ट कह रहा हूं मैं, ये देख लेना यहाँ पे, कहीं कुछ और समझ जाओ। ठीक है, ठीक, ठीक है, ये हो गया मेडिटेरियन सी और ये हो गया अटलांटिक ओशन। ठीक, आप अब मुझे देख के बताओ, मतलब मुझे अब मैं इतना बता रहा हूं कि अगर मैं यहां पे भी अब आपको सिखा रहा हूं तो मैं बेवकूफ हूं? फिर मैं बेवकूफ हूं? अभी मैंने आपको जो लॉजिक सदर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बताया वही लॉजिक यहां लगेगा। आपके सामने दो वाटर बॉडी हो गई, अटलांटिक ओशन भी एक समुद्र है, मेडिटेरियन सी भी एक समुद्र है, दोनों वाटर बॉडी है, दोनों जल के पिंड है। बिल्कुल सर, इन दोनों को देख के बताओ कि ज्यादा गर्म क्या होगा, ज्यादा गर्म कौन होगा दोनों में से? तुम ही बता दो। ऑब्वियसली बात है यार, मेडिटेरियन सी होगी, क्योंकि मेडिटेरियन सी ज्यादा लैंड मास से घिरा हुआ है। जो मेडिटेरियन सागर है ये ज्यादा लैंड मास से घिरा हुआ है, तो ये ज्यादा क्या होगा? ज्यादा वार्म होगा। अटलांटिक ओशन इतना ज्यादा लैंड मास से नहीं घिरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये कैसा होगा? कोल्ड होगा। लग गया लॉजिक? लॉजिक लग गया? तो अब एक चीज बताओ, इस पूरे वर्ल्ड में क्या अब उंगली रख के बता दोगे कि हाँ कहां पानी ठंडा हो सकता है, कहां गर्म हो सकता है? अगर लैंड मास ज्यादा होगा तो गर्म हो सकता है, लैंड मास कम होगा तो ठंडा हो सकता है। समझ लो, ऐसे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। कहीं भी उंगली रख लेना, आंसर सही हो जाएगा। अभी कंडीशन जो है और भी बताऊंगा मैं यहां पे, आपको ध्यान सुनना। अल्ट्रा, एक तो ये नाम देखो क्या है, अल्ट्रॉन, क्या नाम से क्लास में आया है अल्ट्रॉन? पहले भाई देखो यार, एक तो प्लीज मेरी क्लास में ना मुझे डिसिप्लिन बहुत पसंद है। मतलब यार अपना रियल नाम भगवान ने जो दिया है उसी से आया। मैं पता मुझे शर्म से आती है कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लेफ्टिनेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं। प्लीज अपने रियल नाम से आइए, और मैं यहाँ पे गलत नहीं कह रहा हूँ कुछ, इट्स नॉट योर इंसल्ट, बट प्लीज अपने असली नाम से आ जाइए। अल्ट्रॉन पता नहीं क्या क्या रख के आ जाते हैं, यहाँ ध्यान दें। अब यहाँ पर हमें कुछ कंडीशन समझनी है कि हाँ यार कहीं ना कहीं हमें एक बात समझ में आ गई, ये कंसेप्ट हमें सीख में आ गया कि जहां पे लैंड मास ज्यादा है वहां पे पानी गर्म होगा, और जहां लैंड मास कम है वहां पानी कम गर्म होगा, वहां ठंडा होगा।
अब अगर आप लोग देखोगे तो यहां पे हमें 2-3 बातें और सीखनी है। 2-3 बातें और हमें क्या सीखनी है सुनिएगा ध्यान से। टेम्परेचर की तो हमने अभी, अच्छा एक चीज और, रुक जाओ। ठीक, चल टेम्परेचर की बात अभी साथ में लिंक करते हैं। ये कंसेप्ट तो आपके समझ में आ गया। थोड़ा यहाँ पे हम सैलिनिटी के बारे में पहले जान लेते हैं, तब सारी चीजें जो हैं यहाँ पे कवर हो जाएगी। जरा सैलिनिटी का कंसेप्ट सीखो पहले, उसके बाद में सारी पॉइंट्स को जोड़ के ओशन करंट्स आपको पढ़ाऊंगा। जो बातें बस बता रहा हूं इनको दिमाग में रखना, ठीक है। अब आइए सैलिनिटी के कंसेप्ट पे। सबसे पहली बात सर, सैलिनिटी का विशाल सर मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनना। सैलिनिटी का मतलब होता है नमकीन पाना। सलाइन वाटर का मतलब नमकीन पानी, सुनते हो हिंदी में, नमक वाला पानी सुना होगा आप लोगों ने। इमेजिन करिए, अभी पहले सारे बिंदु सुनो, मैं सबको बाद में लिंक कर दूंगा, फैक्टर सेक्टर सब बता दूंगा आपको, टेंशन मत लो, पहले यहां ध्यान दो। इमेजिन करिए कि ये एक वाटर बॉडी है, ये पानी भरा हुआ है इसके अंदर, ये एक वाटर बॉडी है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ध्यान से देखें यहां पर जरा, ये भरा हुआ है पानी, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, इस पानी को मैं सैलाइन वाटर कब कहूंगा, सुनना। इस पानी को मैं सलाइन वाटर तब कह सकता हूं जब मुझे पता है कि इस पानी के अंदर दुनिया भर के सॉल्ट पड़े होंगे। जब इस पानी के अंदर दुनिया भर के सॉल्ट पड़े होंगे, जब इस पानी के अंदर दुनिया भर के सॉल्ट पड़े होंगे, तभी तो मैं इसे सॉल्टी वाटर कह सकता हूं, नमक वाला पानी कह सकता हूं, सलाइन वाटर बोल सकता हूं। सलाइन वाटर बोलो, सॉल्ट वाटर बोलो, नमकीन पानी बोलो, बातें की है। लेकिन एक बात बताओ कि अगर इस पानी के अंदर ये सॉल्ट नहीं होंगे, अगर इस पानी के अंदर सॉल्ट वाले पदार्थ नहीं होंगे, तो क्या मैं इसको फ्रेश वाटर बोल सकता हूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। मतलब यह है कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि सैलिनिटी का मतलब क्या होता है, ओशन के अंदर सॉल्ट का प्रेजेंट होना, ओशन के अंदर, महासागर के अंदर सॉल्ट का प्रेजेंट होना, इसी चीज को हम बोलते हैं सैलिनिटी। मतलब मैं एक सिंपल सी बात बोलूं कि वाटर के अंदर सॉल्ट का होना, वाटर के अंदर सॉल्ट का होना, क्या मैं इसको सैलिनिटी बोल सकता हूं? आसान शब्दों में, एग्जैक्टली, बिल्कुल बोल सकता हूं। नमक, अगर पानी के अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है तो मैं उसे सैलिनिटी, मतलब इस चीज को मैं सैलिनिटी कहूंगा। अगर मतलब मुझसे कभी किसी ने पूछा, मुझसे किसी ने साधारण पूछ ले कि मुझे सैलिनिटी का मतलब बताओ, पानी के अंदर सॉल्ट का प्रेजेंट होना, पानी के अंदर नमक का प्रेजेंट होना, मैं इसे सैलिनिटी बोलूंगा। लेकिन नमक, जब भी हमारे सामने सॉल्ट शब्द आता है तो हम इसे लिंक करते हैं सोडियम से, NaCl, जो नमक होता है, जो हम घर में नमक खाते हैं। सॉल्ट में सॉल्ट सोडियम भी हो सकता है, सॉल्ट पोटेशियम भी हो सकता है, सॉल्ट आपका सोडियम, पोटेशियम, आपका मैग्नीशियम, ये सब हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सॉल्ट है तो बस नमक ही मेरे दिमाग में आएगा। सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, इनफैक्ट स्ट्रोंटियम भी हो सकता है। ये सब सॉल्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि सॉल्ट सिर्फ वही होता है जो, मतलब कई बच्चों के मन में ये बात बैठी हुई है कि सॉल्ट मतलब नमक जो हम घर में खाते हैं। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, क्लोरीन भी ले लो, ये सब सॉल्ट है। तो इन सब सॉल्टों का पानी में होना ही कहलाता है सैलिनिटी। सबसे पहली बात, सर पानी के अंदर सैलिनिटी आ कहां से रही है? दिमाग लगाने वाला आराम से दिमाग लगा लेगा, जो क्लास में रेगुलर है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी वर्ल्ड के मैप को खोलो यार, कुछ और खोलना ही नहीं, खोलो इसी वर्ल्ड के मैप को। मैं यहां पे जरा एक बहुत कॉमन सी बात बोलता हूं, ये भी एक कॉन्टिनेंट है, ये भी एक कॉन्टिनेंट है, ये भी एक कॉन्टिनेंट है, ये पूरा कॉन्टिनेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। ये सब कॉन्टिनेंट पे हम लोग आज घर बना के रह रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर सब लोग इन्हीं कॉन्टिनेंट में तो रह रहे हैं, ओशन में तो कोई घर बना के रह नहीं रहा। हम सब लोग इन्हीं कॉन्टिनेंट में तो बसे में अपना घर बना के रह रहे हैं। इन कॉन्टिनेंट में कहीं भी खुदाई कर दो, यहां खुदाई करो, यहां खुदाई करो, यहां खुदाई करो, यहां खुदाई करो, कहीं भी खुदाई कर दो। जब खुदाई करोगे, खुदाई करने के बाद क्या मिलेगा? रॉक्स। खुदाई, मिट्टी की जब खुदाई करोगे तो क्या मिलेंगे नीचे? रॉक्स। रॉक्स टॉपिक पढ़ा चुका हूं, अर्थ का पूरा इंटीरियर पढ़ा चुका हूं, भूलना मत, एक एक चीज पढ़ाई है बहुत मेहनत के साथ। किसी भी कॉन्टिनेंट में खुदाई करूंगा तो मुझे रॉक्स तो मिलेंगे। एंड रॉक्स क्या होता है? रॉक्स का मतलब होता है कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स। कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स, रॉक मतलब होता है कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स। कहीं सारे मिनरल्स, कहीं सारे मिनरल्स का जो कंपोजिशन होता है, कहीं सारे मिनरल्स जब आपस में मिलते हैं, कहीं सारे खनिज जब आपस में मिलते हैं तो चट्टान तैयार होती है। कहीं सारे मिनरल्स जब आपस में मिलते हैं, कहीं सारे मिनरल्स आपस में मिलकर ही तो रॉक बनाते हैं, चट्टान बनाते हैं। तो जब मुझे पता है कि यहाँ पे ये पूरी धरती खोदूंगा तो रॉक रॉक हर जगह रॉक ही प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस ही बात है रॉक मिनरल से बने हुए हैं। ये पानी बार बार इन रॉक्स को टच कर रहा है, ये पूरी धरती रॉक से बनी हुई, पूरी धरती रॉक से बनी हुई, ये पूरी धरती रॉक से बनी हुई, पूरा कॉन्टिनेंट रॉक से बना हुआ, ये सब कॉन्टिनेंट रॉक से बने हुए। तो जब ये ओशन वाटर बार बार इन रॉक से आके टकराएगा, जब ये ओशन वाटर बार बार इन रॉक से आके टकराएगा, रॉक का मतलब क्या है? कंपोजिशन ऑफ मिनरल। रॉक मतलब एक ऐसा
रॉक मतलब एक ऐसी चीज जो मिनरल से बनी हुई है। रॉक मतलब मिनरल। जब बार बार पानी इन मिनरल से आके टकराएगा तो इस रॉक के अंदर जो भी मिनरल्स हैं, इस रॉक के अंदर जो भी सॉल्ट है, वो पानी में मिक्सअप हो जाएंगे। और जब पानी में ये सॉल्ट, ये मिनरल्स मिक्सअप हो जाएंगे तो पानी में ऑब्वियसली बात है सैलिनिटी मुझे देखने को मिलेगी। मतलब ऑब्वियसली बात है यार, ये एक रॉक है, ये एक रॉक है, ये रॉक कई सारे मिनरल्स सॉल्ट से मिलकर बना हुआ है। बिल्कुल सर। और जब बार बार पानी इस रॉक से आके टकराएगा तो इस रॉक के सारे सॉल्ट मिनरल्स पानी में जाएंगे और इस पानी को भी सॉल्टी कर देंगे। पानी को सॉल्टी कर देंगे यानी कि पानी को सलाइन कर देंगे। तो पानी पूरे ओशन, पूरे वर्ल्ड में सलाइन वाटर क्यों है? समझ में आया क्या? समझ में आया? समझ में आई कहानी कि क्यों हुआ है, ओशंस में कैसे सॉल्ट आ रहा है? बात समझ रहे हो? ओके, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे एक रीजन और भी देख सकते हो, खाली इस रीजन से ही मत समझो। मैं आई एम नॉट सेइंग कि आप एक तलवार से सबके गले काट दो एक रीजन से, एक रीजन को लेके आप सब कुछ पढ़ने चले जाओ, नहीं। इसको आप और भी रीजन से जान सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये एक ओशन है, मान लो ये एक ओशन है, इस ओशन में हमें क्या मिलेंगे भाई? इस ओशन में मिलेंगे पानी वाले जानवर। पानी वाले जानवर मतलब मरीन एनिमल्स। ये मरीन एनिमल्स जो हैं, ऑब्वियसली बात है इनके शरीर में हड्डी तो होती होगी, तो मरीन एनिमल्स का जो स्केलेटन होता है, जो इनकी बोन्स वगैरह होती है, वो भी सॉल्ट से बनी हुई होती है। जब कोई मरीन एनिमल, जब कोई पानी वाला जानवर मर जाता है तो उसकी स्केलेटन, उसकी हड्डियां, वो भी पानी में मिक्सअप हो जाएंगी और ये हड्डियों में भी क्या होता है? सॉल्ट होता है। तो यहां से भी सॉल्ट ओशन वाटर को मिल जाता है और ओशन वाटर हो जाता है सॉल्टी। लो एक और रीजन ले लो तुम, खाली रॉक से मत जानो, यहां से भी आप जान लो। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, ओके। अब यहां पर क्या चीज है, इतनी बात हमें समझ में आ गई आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, सागर कुमार, ये लो मार्कर, तुम पढ़ा लो, ये लो मार्कर लो, तुम पढ़ा लो। तुम पढ़ा लो पहले, तुम्हारा बोलना पहले जरूरी है ना? अबे जब टीचर कुछ बोल रहा है पहले टीचर को तो बोलने दो, लगे पड़े रिवर आ रही है, आ रही है, अरे सब पता है हमें, मत पढ़ाओ ज्योग्राफी। हम 4 साल से, मैंने अपनी जिंदगी इसी को दे रखी मेरे भाई, मुझे मत सिखाओ यार। 4 साल से मैंने अपनी जिंदगी इसी को दे रखी है। लोग बीटेक एमटेक करते हैं, हमने ये किया है 4 साल। तो यहाँ पे अपना ज्ञान आके ना झाड़ो, है ना? आराम से बैठ जाओ, वो सारी बातें कवर हो जाएंगी, पर पहले उसके लिए टीचर को सुनना पड़ता है। एक ऑफिसर बनने से पहले एक अच्छे लिसनर बन जाओ, समझ रहे हो? उसके बाद समझ में आएगी। यहां तक क्लियर है गाइस? यहां तक क्लियर है? ओके। अब देखिए, तो अगर मुझसे कोई बोले, अगर मुझसे कोई बोले कि ये ओशन वाटर है, अगर मुझसे कोई बोले ओशन वाटर है, ओशन वाटर का सॉल्टी होने का रीजन क्या? मैं कह सकता हूं पानी, ओशन वाटर का रॉक से टकराना बार बार, या मैं कह सकता हूं मरीन एनिमल्स की जो स्केलेटन होती है, मरीन एनिमल्स का जो स्केलेटन होता है, मान सकते हैं। तो ओशन वाटर हमारा सॉल्टी हो सकता है रॉक्स के कारण, क्योंकि रॉक्स के अंदर काफी सारे सॉल्ट हैं, मरीन एनिमल्स के कारण। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सर जनरली अगर हम लोग पता करें कि कैसे पता चलेगा कि कहां का पानी कितना सॉल्टी है, अभी तो इतना बड़ा वर्ल्ड है, ये इतना बड़ा वर्ल्ड है, यहाँ पे इतने सारे ओशन है, हमें क्या पता सर कहां का पानी कितना सॉल्टी है? हमें क्या पता कहां का पानी कितना नमकीन है? हम कैसे पता चलेंगे? हमें कैसे पता चलेगा? मैं बताता हूं। देखो, अपने हाथ में एक प्लास्टिक का, मान लो मग उठा लो आप, ठीक है? आपने क्या किया कि अपने हाथ में एक प्लास्टिक का मग उठाया और आप कहीं पे भी चल जाओ, इस पूरे वर्ल्ड के ओशन में कहीं चले जाओ, इस पूरे वर्ल्ड के ओशन में कहीं चल जाओ। चलो आप मान लो आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे, यहां से आपने एक जग में पानी भर लिया, ठीक है? आपने ऐसे डाला और आपने एक जग में पानी भर लिया। यहां से कितना पानी भरा आपने? मान लो कि आपने पानी भरा है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम पानी आप ओशन का उठा के ले आए। जहां से आप ये पानी भर के लाए हो, आपको पता है वो कौन सी जगह है? मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बता दिया, मान के चलो कि आप यहां से आपने ऐसे जग में पानी भर लिया। कितना पानी भरा? 1000 ग्राम। इस 1000 ग्राम पानी में, इस 1000 ग्राम पानी में मान के चलो आपको 190 ग्राम सॉल्ट मिल गया। जब आपने लेबोरेटरी वगैरह में ले गए, तो आपने जब थोड़ी चेकिंग चुकिंग करी लैब वगैरह में, तो आपको ये समझ में आया कि मैंने जो ओशन से 1000 ग्राम पानी निकाला, उस 1000 ग्राम पानी में 190 ग्राम सॉल्ट है। 1000 ग्राम पे जनरली हम चेक करते हैं नमकीनपन को पानी के। 1000 ग्राम पानी निकालो, उस 1000 ग्राम पानी में मैंने पाया कि 190 ग्राम सॉल्ट है। इसका मतलब जहां से मैंने पानी भरा है, जहां से मैंने पानी भरा है, वहां की जो सैलिनिटी है, जहां से मैंने पानी भरा है वहां की जो सैलिनिटी है वो है 190 पीपीटी। सैलिनिटी को हमेशा हम पीपीटी में डिनोट करते हैं। सर डिनोट मतलब वजन को किस में डिनोट करते हो? केजी में। करंट को एम्पियर में। जैसे क्या बोलते हो, मेरा वजन 50 किलो है। डिस्टेंस को किस में नोटिस करते हो? मीटर में, किलोमीटर में।
ऐसे ही सैलिनिटी को हम नापते हैं पीपीटी में। 190 पीपीटी है उस जगह की। अरे यार ये क्या हो जाता है, ये आईफोन क्या बोलने लगता है, ये हमें समझ नहीं आते यार, ये सब क्या ड्रामे हैं ये। देखो, अब अगर कोई हमसे पूछे कि सर पीपीटी मतलब क्या है, पीपीटी मतलब जिसमें हम भाई सैलिनिटी को नापते हैं। मुझसे बोला किसी ने हाइट कितनी है, मैंने कहा मेरी हाइट इतनी मीटर है, इतनी इंच है, फिट है। जैसे आप हाइट को फीट में, मीटर में, किलोमीटर में, मतलब डिस्टेंस को आप किलोमीटर में, मीटर में नापते हो, वजन को आप केजी में नापते हो, ऐसे ही सैलिनिटी को हम पीपीटी में नापते हैं। पीपीटी मतलब पार्ट्स पर 1000, पार्ट्स पर 1000, यह है इसकी फुल फॉर्म, पार्ट्स पर 1000। या तो आप ऐसे लिख दो, ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हो 190 पीपीटी। और सर मैं तो ऐसा भी नहीं लिखना चाहता, तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में पीपीटी के लिए क्या सिंबल इस्तेमाल होता है, इस चीज को अगर नहीं यूज करना कोई बात नहीं, 190 परसेंटेज का साइन लगाओ, एक डॉट और लगा दो, परसेंटेज का साइन और नीचे गोला और लगा दो। ये वाला जो साइन है, ये साइन भी पीपीटी को ही दर्शाता है। अब जैसे कि मान लो कि मैंने बोला कि जैसे हम टर्की के अंदर एक लेक पड़ता है, वॉन लेक, टर्की के अंदर वॉन झील पड़ती है, लेक वॉन टर्की के अंदर पड़ता है। बहुत सॉल्टी है, ये बहुत ज्यादा सॉल्टी है, काफी ज्यादा सलाइन है। तो काफी ज्यादा सलाइन है मतलब यहाँ पे नमक काफी ज्यादा पाया जाता होगा। तो लेक वॉन में गया, मग्गा लेके में एक जग लेके गया, मैंने लेक वॉन से 1000 ग्राम पानी निकाल लिया। लेक वॉन जो वॉन झील है टर्की के अंदर, मैंने यहां से 1000 ग्राम पानी निकाल लिया। इस 1000 ग्राम पानी में मुझे 330 ग्राम सॉल्ट मिल गया, 330 ग्राम मुझे सॉल्ट मिल गया। इसका मतलब काफी ज्यादा सैलिनिटी है यहाँ की, मतलब 330 पीपीटी यहाँ की सैलिनिटी है, या 330 परसेंटेज का साइन लगाओ और एक डॉट और लगा दो। 330 पीपीटी का मतलब यार 1000 ग्राम में 330% सैलिनिटी है। सोच के देखिए, 1000 ग्राम टोटल पानी लिया, इस 1000 ग्राम में मुझे 330 ग्राम तो नमक ही मिल गया। तो ये काफी ज्यादा परसेंटेज है, ये काफी ज्यादा सैलाइन है मतलब ये। तो या तो आप पीपीटी साइन यूज करो, पीपीटी नहीं यूज करना चाहते तो पीपीटी जगह ये सिंबल होता है, ये सिंबल। ठीक है, क्या समझ में आई बात? रिप्लाई कर देगा। क्लियर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे चलें। पीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? पार्ट्स पर 1000। यार कोई फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा आपसे, डोंट वरी। ठीक है, हाँ लेक वॉन की सबसे ज्यादा सैलिनिटी है, हाईएस्ट सैलिनिटी लेक वॉन की। मैं तो 330 को परसेंटेज समझ गया था, हाँ हाँ हाँ, कितना अच्छा काम किया तुमने, लेकिन तुम ये भूल गए कि 330 के साथ परसेंटेज के साथ एक गोला और था, ये तो तुमने नहीं देखा। अब बोलो कि मैं परसेंटेज समझ गया था, ये एक गोला किस लिए है? परसेंटेज तो ये होता है ना, एक गोला और भी तो है साथ में। फिर वही बात, तो बताया तो मैंने गोला, मैंने बताया तो, उसे परसेंटेज नहीं बोलते। हाँ, ये हो गया परसेंटेज का साइन, इसमें एक गोला और लगा दो। अभी किसका साइन बन गया? पीपीटी का, पार्ट्स पर 1000। इसे याद रखने की ट्रिक भी सुन लो यार लोग। 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं, 3 जीरो लगा दो यहाँ, 1 2 3। अब नहीं भूलोगे कभी, जुगाड़ बनाओ ना यार समझने के लिए, आधे काम जुगाड़ से होते हैं समझ रहे हो? चलो, और क्या, वरुण कपूर वही बात कर रहे हैं भाई मेरे, आराम से तो बैठ जाओ। हाँ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। एक सेकंड, शुभांगी द्विवेदी कह रही है गाइड अले पॉन्ड की सैलिनिटी, वो पॉन्ड है, हम पॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम वाटर बॉडीज की जनरली एनसीईआरटी में कंसीडर करते हैं, हम लेक्स को काउंट करते हैं, उसे कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है द्विवेदी साहब, चलिए समझ पाई होंगी आप। विकीपीडिया खोल के मत चेक करो, काम करके छोड़ दिया हमने, तो विकीपीडिया से देख के बता रही हो। और बोलो, मैं तुम्हें ये भी बता दूं चलिए अब यहाँ पे ध्यान दो, अरे देख तो लो सामने कौन बैठा हुआ। चलो चलिए, अब यहां तक बात हमें समझ में आ चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिसको वेरीफाई करना तो एनसीईआरटी से कर लेना। एनसीईआरटी में आपको दिखेगा लेक वॉन, क्या मिलेगा? हाईएस्ट सैलिनिटी इन वाटर बॉडीज। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको वहां पर मिलेगा हाईएस्ट सैलिनिटी इन वाटर बॉडी। एनसीईआरटी खोलिए, ये लाइन आपको दिखेगी डायग्राम के अंदर, लो डायग्राम है नहीं बना, मैं दिखाया था। और यहाँ पे आपको दिखेगा लगभग कितना, लेक वॉन की दिखेगी आपको, जो आपका लेक वॉन है, लेक वॉन, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, लेक वॉन पढ़ते हैं हम, कई जगह लेक वैन भी लिखा दिया जाएगा। 330 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये एनसीईआरटी के शब्द हैं। ठीक है, चलिए, तो एक जनरल सी बात हो गई हमारी कि 330 पार्ट्स पर मिलियन लेक वॉन की हमारी क्या है? सैलिनिटी, मतलब काफी ज्यादा है ना, काफी ज्यादा है। और अगर आप डेड सी की, एक लड़का वरुण कपूर डेड सी की पूछ रहा था, डेड सी की भी आप जान सकते हो,
तो अगर हम डेड सी की बात करें तो डेड सी की आपको सैलिनिटी जो एग्जैक्ट मिलेगी लगभग मान के चलना 238 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हो आप। क्लियर है यहां तक? डन है? एक बार रिप्लाई कर दें। ठीक है, क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, डेड सी कहाँ है सर? ये जॉर्डन में मिलेगा आपको। जॉर्डन का नाम सुना है? डेड सी मतलब एक वाटर बॉडी। श्रेया राठौर कितनी मासूम हो तुम। डेड सी मतलब एक वाटर बॉडी। हाँ, अब ये डेड सी का ये लॉजिक मत लेना कि सी को जो है डेड कर दिया, सी को मार के जो है डेड कर दिया, ऐसा नहीं है। डेड सी इट जस्ट लाइक अ वाटर बॉडी। सर मैं तो जो है वही सोच रही थी। हाँ, ये मैं श्रेया राठौर को उस दिन भी कहा था ना, पापा से कंप्लेन करूंगा तुम्हारे, कहीं की सर ने मुझे फिर पकड़ लिया। चलो खैर, एनीवेज ओके, तो यहाँ पे ध्यान देंगे सभी। इतनी बात हो गई। अब डिजॉल्व सॉल्ट्स इन सी वाटर। ठीक है, अगर हम बात करें सी वाटर की, तो हमें समुद्र के पानी में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा सॉल्ट पाया जाता है? मतलब मान लो कि आपके सामने सारे ओशन खोल दिए मैंने, आप इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ओशन है, आप वहां जाके खड़े हो गए, ओशन के बीच में खड़े हो गए आप, और अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ओशंस के अंदर सबसे ज्यादा सॉल्ट कौन सा पाया जाता है जो देखा गया है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है क्लोरीन। ओशन के अंदर जो सबसे ज्यादा मात्रा में आपको सॉल्ट मिलेगा वो मिलेगा क्लोरीन, लगभग 18.97%। क्लोरीन के बाद दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा सोडियम। ये सब सॉल्ट के नाम है। मैंने आपसे पहले कहा था कि जब भी सॉल्ट आए तो अपने मन में सिर्फ नमक वाली इमेज मत बना लेना। सोडियम पाया जाता है लगभग 10.47%। इसके बाद भाई तीसरे नंबर पे मान के चलना सल्फेट। सल्फेट आपको मिलेगा कितना? लगभग 2.65%, 2.65%। चौथे नंबर पे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम हमें कितना मिलेगा सी वाटर में? 1.28%, 1.28%। और अगर हम आगे बढ़े तो कैल्शियम हमें मिलेगा 0.41%। कैल्शियम हमें मिलेगा 0.41%। अब आधे सोच रहे हैं सर ये क्यों लिख दिया? मैंने क्या बोला? आप यूपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ना एसएससी की ना रेलवे की। आपको कोई से भी 5 सॉल्ट दे देंगे, इनको अरेंज करके दिखाओ इनकी परसेंटेज के हिसाब से। जैसे एटमॉस्फेयर में आपने देखा गैसेस का परसेंटेज क्या होता है? 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है। पढ़ा चुका हूं एटमॉस्फेयर, याद होगा थोड़ा सा। तो ऐसे ही आपको ये कोई से भी 4 या 5 सॉल्ट उठा के दे दी जाएंगे। ठीक है, और आपसे बोलेगा कि इन सभी सॉल्ट को इनकी परसेंटेज के आधार पर अरेंज करके दिखाओ कि सबसे ज्यादा किसके अंदर, सबसे ज्यादा कौन सा सॉल्ट होता है समुद्र में, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। तो क्लोरीन सबसे ज्यादा पाया जाता है समुद्र में, फिर सोडियम, फिर सल्फेट, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम। तो अरेंज करने को आ सकता है, और ये पैटर्न है यूपीएससी का सवाल पूछने का, तो मैं उसी अकॉर्डिंग पढ़ा भी रहा हूं आपको। कई बात सभी को समझ में आ रही है? एक बार रिप्लाई कर दें। पोटेशियम का और लिख लो, पोटेशियम थोड़ा कॉमन है, 0.38%। पोटेशियम का भी लिख सकते हो आप, पोटेशियम इंपॉर्टेंट है, लिख लो। ठीक है, डन। कन्हैया क्या कह रहा है? सर टेम्परेचर ज्यादा होने से ऑपरेशन ज्यादा होगा तो सी सैलिनिटी भी ज्यादा होगी ना, एक रीजन। कन्हैया पहुंच जाए, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आप आपने जो बोला उसे मैं कंफर्म कर दूं, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है कन्हैया। हाँ, तुम्हारे डाउट को मैंने, जो तुमने डाउट पूछा वो बिल्कुल सही है। हाँ, क्या कह रहा है ये? द्रिधरथा। तो ये एक जगह इतनी सैलाइन और दूसरी जगह कम सैलाइन, ऐसा क्यों? द्रिधरथा, उसके लिए पूरी क्लास देखो बैठ के, सब समझ में आएगा तुम्हें क्लास के जाते समय। ठीक है, आज ही क्लास में जान जाओगे, डोंट वरी। ठीक है, हाँ, चलो। ओके, चलिए। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आधे ये पूछ रहे हैं कि सर डेड सी को डेड सी क्यों बोलते हैं? तुम्हें लगता है कि इस चीज पर भी टाइम लगाना चाहिए या कंसेप्ट सीख लेनी चाहिए? एक सोचने वाली बात है। डू यू थिंक सो कि अभी इस चीज पर हमें समय वेस्ट करना चाहिए अपना? मतलब प्रैक्टिकली सोच के देखो एक बार आप। ये सब चीजें हम फ्री टाइम में डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी ये सब सीख लो वरना पीछे रह जाओगे। मतलब मैं जरा दिमाग से काम करता हूँ, थोड़ा सा जल्दबाजी ना करके ना। तो ये सब चीजें फ्री टाइम में आप डिस्कस करना मेरे साथ, मैं बता भी दूंगा तुम्हें डेड सी क्यों बोलते हैं, पूरी कहानी सुना दूंगा उसकी, लेकिन अभी प्लीज आप यहाँ सुन लो। ठीक है, वरना मैं अपने मार्ग से भटक जाऊंगा। चलिए, तो यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, ध्यान दो। ठीक है, अब सुन ले जरा, अब यहां पे सुन ले। ये सारी बातें हमें समझ गए। ओके, सेलिनिटी की बात हमने सीख ली। अब जरा ध्यान देना। यहां पे मैंने आपके सामने, आपको याद होगा कि आज हमने क्लास स्टार्ट करी थी,
तो मैंने अभी यहाँ पे एक हेडिंग डाली थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन। ये सारे फैक्टर्स अभी बताऊंगा मैं आपको गिनती से, डोंट वरी, लेकिन इन फैक्टर्स को आप ज्यादा से समझ पाओगे, थोड़ा सैलिनिटी के बारे में जान लो, फिर मैं ये कहानी स्टार्ट करता हूँ, ये सारी कहानी बताता हूँ आपको, ठीक है। जितना बताया वो सब आपको फिलहाल भगवान की दुआ से याद होगा। ये सब हो गया हमारा ना। अभी हमने सैलिनिटी का पूरा मीनिंग जान लिया, कैसे देखते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। टेम्परेचर के फैक्टर्स को पढ़ने से पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी ही देख लो, चीजें समझने में आसान हो जाएंगी। इसे पहले देख लो, समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। ध्यान दो, वो कौन कौन से कारण हैं, वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से सैलिनिटी बढ़ सकती है, वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से सैलिनिटी बढ़ सकती है समुद्र की। सबसे पहला कारण तो मार दो, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, शबनम कुरैशी नहीं हो लगता है क्लास में, आई एम राइट, एक बार रिप्लाई कर दो कि हाँ सर मैं नहीं हूं क्लास में। 2-3 बार नोटिस कर लिया मैंने, तब बोला मैंने, है ना। एक बार रिप्लाई कर दो कि नहीं हूं मैं क्लास में। मैं जनरली मैं कभी पहली बार किसी को टोकता नहीं हूं, जब मैं देख लेता हूं ना कि कोई 2-3 बार कमेंट कर रहा है तो मैं बोलता हूँ हाँ आई एम देयर। हाँ आप यहाँ तो हो तो मैं जानता हूँ, लेकिन आप क्लास में जो पहले कमेंट कर रहे हो जरा उसे अपने हाथों को कंट्रोल करिए, है ना, थोड़ा सा। और जहां से भी पढ़ के आइए बहुत अच्छी बात है, लेकिन है ना, यहाँ पे फिलहाल टीचर हम हैं, तो अपनी जो ज्ञान है उसे अपनी जेब में रखिए, क्लास करके मत दिखाइए और सुनने पे ध्यान दें। आपने लिख दिया इवापोरेशन, इवापोरेशन कैसे हो जाएगा जब तक तापमान ज्यादा नहीं होगा। क्या लिखा है मैंने, हाई टेम्परेचर। आपने क्या लिखा, इवापोरेशन। इवापोरेशन कब होता है, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी तो पानी इवापोरेट करेगा। बिना तापमान के पानी को इवापोरेट करके दिखाओ, समझी बात शबनम। तो टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ही तो इवापोरेशन भी ज्यादा होगा, जो आप कमेंट में लिख रही हैं। तो कृपया करके सुनिए आप पहले यहाँ पे, उसके बाद लिखिए कमेंट में, ठीक है। चलिए, तो यहां पर बात क्या है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी, कि भैया वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से सैलिनिटी बढ़ जाती है समुद्र की। मैं दोबारा बोल रहा हूं, वो कौन कौन से रीजन है जिसके कारण सैलिनिटी समुद्र की बढ़ सकती है या घट सकती है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से समुद्र की सैलिनिटी बढ़ सकती है घट सकती है। सबसे पहली बात, अगर टेम्परेचर काफी ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है, अगर टेम्परेचर काफी ज्यादा है तो इवापोरेशन ज्यादा होगा। इवापोरेशन का मीनिंग अब मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होती है उसी को हम इवापोरेशन बोलते हैं। अब आप सोचो कि अगर समुद्र में कहीं पे तापमान बहुत ज्यादा है तो उसके कारण इवापोरेशन बहुत ज्यादा होगा। जब इवापोरेशन बहुत ज्यादा होगा तो जो पानी है, पानी भी जो निकल लेगा, ऑब्वियसली बात है, पानी इवापोरेट होकर निकल जाएगा, पानी गैस बन के निकल जाएगा। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल लो इमेजिन करो कि ये एक बहुत बड़ा टब आपके सामने रख दिया मैंने, एग्जांपल के लिए मान के चलना, ये एक बहुत बड़ा टब सर मैंने आपके सामने रख दिया। ये टब सर जो है पानी से भरा हुआ है सर, ये पूरा टब जो है ये पानी से भरा हुआ है, ये पूरा टब पानी से भरा हुआ है। और मान लो भीषण गर्मी हो रही है, ये लो सन की जो किरणें सीधा इस पे पानी पे पड़ रही है, ठीक है। अब जब सन की गर्मी इस पानी पे पड़ रही है, मतलब टेम्परेचर कैसा है, हाई टेम्परेचर है। जब टेम्परेचर हाई है तो ये पानी बहुत तेजी से इवापोरेट हो जाएगा, ये पानी गैस में कन्वर्ट होगा। हाई टेम्परेचर, ये पानी बहुत तेजी से इवापोरेट होगा और ये पानी उड़ उड़ के निकल जाएगा। जब ये सारा पानी गैस बन के निकल लेगा, जब ये सारा पानी इवापोरेट होकर निकल लेगा, तो ऑब्वियस ही बात है इस टब के अंदर सिर्फ बचेगा क्या, सॉल्ट ही तो बचेगा, पानी तो उसको छोड़ के चले गया ना। सैलिनिटी का मतलब क्या होता है, जब पानी के अंदर सॉल्ट प्रेजेंट हो। सैलिनिटी का मतलब क्या होता है, जब पानी के अंदर सॉल्ट प्रेजेंट हो। लेकिन अगर तापमान ज्यादा है तो ये सारा पानी तो गैस बन के निकल लेगा, ये सारा पानी तो इवापोरेट हो जाएगा। तो इस टब के अंदर सिर्फ क्या बचेगा, सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट को पानी छोड़ के तो भाग गया, पानी तो इवापोरेट हो गया। तो भैया इस बात को ध्यान में रखना कि जब तापमान ज्यादा होता है तो इवापोरेशन भी ज्यादा होगा, इवापोरेशन ज्यादा होगा तो पानी निकल लेगा और सिर्फ क्या रह जाएगा समुद्र में, सॉल्ट रह जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जब तापमान ज्यादा होता है तो तापमान ज्यादा होने से सैलिनिटी ओशन की बढ़ती है। इस बात को समझना, इस बात को बिल्कुल फैक्ट बना के ले सकते हो। विद हाई टेम्परेचर, विद हाई टेम्परेचर सैलिनिटी इंक्रीजेज, जो सैलिनिटी है वो बढ़ जाती है। क्या यहां तक बात समझ में आई, रिप्लाई करें, समझ में आई बात ठीक है, क्लियर हो गया। विद हाई टेम्परेचर सैलिनिटी इंक्रीजेज। अब सर ठीक है, ये बात आप सभी को समझ आ गई। और अगर किसी ने कोई ऐसा सोच रहा है कि सर ये कैसा हुआ, अगर किसी को अभी भी बात नहीं समझ में आई, मैं एक एग्जांपल दूंगा बहुत बेहतर, बस यहां पे सुन लेना। इमेजिन करो कि ये आपके सामने, ध्यान है, मान लो कि ओशन वाटर है। अभी जरा इसे जो है आप लोग सैनिटाइजर ना मानना, ये मान के चलो आपके सामने ओशन वाटर है और मान लो इसमें सॉल्ट भी पड़ा है। ये ओशन वाटर है, इसमें सॉल्ट भी पड़ा है। अगर मैं बहुत तेज गर्मी कर दूंगा तो ये सारा पानी तोड़ जाएगा, ये पानी तो इवापोरेट होगा ना। पानी ने ये ठेका थोड़ी लिया मैं अपने साथ सॉल्ट को भी लेके जाऊंगा, पानी तो गैस बन के उड़ेगा, सॉल्ट तो इसी में रह जाएगा ना। तो मान लो ओशन वाटर है और बहुत तेज गर्मी हो रही है, तापमान बहुत ज्यादा है, तो ये सारा पानी तो उड़ जाएगा इवापोरेट होकर, लेकिन इसके अंदर रह क्या जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा। पानी के अंदर जो सॉल्ट है वो अंदर पड़ा रह जाएगा, सॉल्ट थोड़ी कहीं जा रहा। लेकिन जब तक इसमें पानी भरा हुआ है तब तक
आप ये कह सकते हो ना कि इस डब्बे के अंदर खाली सॉल्ट ज्यादा नहीं है, सॉल्ट ज्यादा पानी है, लेकिन एक बार ये पानी उड़ जाएगा तो सिर्फ इसमें सॉल्ट तो रह जाएगा, तब मैं कहूंगा सॉल्ट ज्यादा है। मतलब अगर मैं अभी देखूं, अभी तो इसमें पानी है, पानी का वॉल्यूम ज्यादा है, अभी इस डब्बे में पानी ज्यादा है, सॉल्ट थोड़ा सा होगा, लेकिन जब एक बार ये पानी सारा यहां से गायब हो जाएगा तो इसके अंदर सॉल्ट ही तो बचेगा, फिर पानी कम हो जाएगा, पानी तो उड़ जाएगा सारा। तो कहने का मतलब यही है कि जब तापमान ज्यादा होता है तो सैलिनिटी बढ़ जाती है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। लेकिन क्या सर ये कंसेप्ट हर जगह एप्लीकेबल है क्या? नहीं, ये कंसेप्ट आपका फेल हो जाता है ऑन इक्वेटर, ये कंसेप्ट फेल हो जाता है इक्वेटर वाले रीजन पर, इक्वेटर वाले रीजन पे ये कंसेप्ट फेल हो जाता है। मतलब आप इक्वेटर पे ये नहीं कह सकते हो कि अब जैसे इक्वेटर पे तो तापमान बहुत ज्यादा होता है, जो आपका भूमध्य रेखा है, जो इक्वेटर है, वहां पे तो तापमान बहुत ज्यादा होता है, तो इसका मतलब तो सर वहां पे भी फिर सैलिनिटी ज्यादा होनी चाहिए इक्वेटर वाले रीजन पे। अब यहां देखो आप, अगर हम लोग इस मैप की बात कर लें, आजा भाई, ओहो इसका बड़ा बुरा हाल हो रखा है, एक सेकंड ना यार, ज्योग्राफी पढ़ाना है बड़ा आफत यार, पता है, हिस्ट्री में आराम से कहानी सुनाते रहो, मजा आता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग खोल के ना पूरा यहाँ इन्वेस्ट करना पड़ जाता है। चलिए यहाँ देखो, ये आपके सामने वर्ल्ड का मैप हो गया सर, जी सर, ये वर्ल्ड का मैप हो गया सर, और मान के चलिए सर ऐसे हमने जो है इक्वेटर बना दिया, ये इक्वेटर रेखा मान लो मैंने बना दी, ये इक्वेटर रेखा हो गई। अब सभी को यार ये बात पता होगी, अगर ज्योग्राफी पढ़े रहे हो, स्टार्टिंग से मेरी क्लास में आ रहे हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात तो सभी को पता है कि इक्वेटर पे तापमान ज्यादा होता है, सन की किरणें सीधा पड़ रही होती हैं, टेम्परेचर ज्यादा होता है, हाँ या ना? इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, सन की किरणें पड़ रही होती हैं, है ना? और सर अभी आपने बताया कि जहां टेम्परेचर सर ज्यादा होता है वहां सर सैलिनिटी भी ज्यादा होती है, अभी बताया मैंने कि जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां सैलिनिटी भी ज्यादा होगी। लेकिन इक्वेटर वाले रीजन पे ये कंसेप्ट नहीं लगेगा, इक्वेटर वाले रीजन पे तापमान तो ज्यादा है, इक्वेटर वाले रीजन पे तापमान तो ज्यादा है, लेकिन यहां सैलिनिटी इंक्रीज नहीं होती। ऐसा क्यों सर? इसका भी रीजन मैं आपको बताऊं। इक्वेटर में टेम्परेचर थोड़ा नहीं बहुत बहुत ज्यादा होता है, इक्वेटर में टेम्परेचर थोड़ा नहीं बहुत बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण इक्वेटर वाले रीजन में डेली रेनफॉल होता है, बहुत तेज बारिश होती है। जहां से इक्वेटर गुजर रहा है ना पूरे वर्ल्ड में, यहां पे रोज शाम को 4:30 बजे के आसपास बहुत तेज बारिश होती है, तापमान बहुत ज्यादा है, प्रेसिपिटेट बनता है, बादल बनता है और बारिश होती रहती है। तो फिलहाल आप इतना ध्यान रखो, ठीक है, कि जो इक्वेटर वाला रीजन है यहां पे रेनफॉल बहुत होता है, यहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। अब आप एक बात मान के चलो कि अगर मैं कह रहा हूं ये वाला रीजन, जरा ध्यान से देखना, इसे बना दूं पहले मैं, ये लो, ये पूरा इक्वेटर वाला रीजन है। मैंने बोला कि यहाँ पे हर जगह तापमान बहुत तेज होता है सनलाइट की वजह से, यहाँ पे हर जगह तापमान बहुत तेज होता है सनलाइट की वजह से, ठीक है। जब भी मैं एरो ऊपर बनाऊं मतलब ज्यादा, एरो नीचे बनाऊं मतलब कम, ठीक। तो इस पूरे इक्वेटर वाले रीजन पे अगर आप देखोगे तो तापमान बहुत ज्यादा है, बिल्कुल सर तापमान बहुत ज्यादा है, तापमान बहुत ज्यादा है, तो फिर तो सर यहाँ पे सैलिनिटी बढ़नी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि तापमान ज्यादा होने के कारण यहाँ पे अगर मान लो सैलिनिटी बढ़ भी रही है ना, मान लो अगर यहाँ पे तापमान ज्यादा है और आप मान के चलो कि चलो तापमान ज्यादा होने से सर ने बताया कि सैलिनिटी बढ़ती है, ये पानी का जो सलाइनपन है वो बढ़ जाएगा, ये पानी का जो नमकीनपन है वो बढ़ जाएगा, लेकिन ये नमकीनपन बढ़ नहीं पाता, क्यों? क्योंकि तापमान तो ज्यादा है और उसी तापमान के कारण यहाँ पे बारिश बहुत तेज हो जाती है, और जब बारिश बहुत तेज हो जाती है, इस पूरे जगह में जब बारिश बहुत तेज हो जाती है, तो जब पानी का लेवल बहुत ज्यादा हो चुका है, तापमान ज्यादा होने के कारण यहाँ पे बारिश हो गई, और जब बारिश हो गई जब बारिश हो गई तो बारिश का पानी सलाइनपन को बढ़ने नहीं देता है। इसका एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल बताऊं, यहां देखना, अगर किसी को नहीं समझ में आया, ये एक ड्रम है, ये एक ड्रम हो गया, यहां पे ध्यान देना, अगर किसी को ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया, इस एग्जांपल से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इस ड्रम के अंदर पानी पड़ा हुआ है, इस ड्रम के अंदर पानी पड़ा हुआ है, एक काम करो, इस पानी का थोड़ा सा लेवल कम कर दो अभी, ये लो, तुम इसी एग्जांपल से मैं आपको समझा दूंगा, और ये भी गारंटी है अगर किसी ने यहाँ पे ध्यान दे लिया तो उसको ये कंसेप्ट इजीली समझ में आएगा, बहुत इजीली, मक्खन की तरह। बस ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे बिल्कुल आंखें यहां से जानी नहीं चाहिए आपकी। मान लो ड्रम इतना भरा हुआ पानी से, मान लो ड्रम पानी से इतना भरा हुआ, ठीक है, चलो सर, और मान लो कि इस पानी में ये सॉल्ट भी है, ये सॉल्ट पड़े हुए, ये सॉल्ट पड़े हुए, ये जो येलो में बना रहा हूं पानी के अंदर सॉल्ट पड़े हुए, और मान लो कि तापमान बहुत ज्यादा है, तापमान बहुत ज्यादा, जब तापमान बहुत ज्यादा है तो मैंने बोला कि यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है, जब बहुत तेज बारिश हो रही है, इस ड्रम के ऊपर मान लो बहुत तेज तापमान है, इस ड्रम पे बहुत तेज जो है गर्मी पड़ रही है, जब तापमान बहुत ज्यादा है तो बारिश भी बहुत तेज होगी, जब बारिश बहुत तेज होगी तो बारिश का पानी इस ड्रम को भरेगा, ये ड्रम भरने लगेगा, 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 पूरा भर गया। लेकिन सोचो जब ये ड्रम मैंने पहली स्टेज में बनाया था, तब ये ड्रम आपके सामने ऐसा था, तब इस ड्रम में इतना ही पानी था,
तब इस ड्रम में इतना पानी था और इस ड्रम के अंदर ये 2-3 सॉल्ट पड़े हुए थे। अगर मैं थोड़ा सा अपना दिमाग लगाऊं, ये था पहले, ये था बाद में ऐसा हो गया है ना। अब जरा प्लीज बोर्ड पे ध्यान दो। जब बारिश हुई तो ड्रम पे पानी बढ़ गया, जब इस ड्रम में पानी बढ़ गया तो ऑब्वियसली बात है, यहां पे क्या दिख रहा है आपको, सैलिनिटी कम होती तो दिख रही होगी ना। अब आप खुद सोचो, ये हो गया फिगर ए, ये हो गया फिगर बी। खुद देखो यहाँ पे थोड़ा सा पानी है और थोड़े से पानी में काफी सारा सॉल्ट है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ा दूं तो पानी ज्यादा हो जाएगा, सॉल्ट कम हो जाएगा ना। तो बारिश होने से पानी का लेवल काफी बढ़ गया और सॉल्ट क्या हो गया, कम हो गया। तो रेनफॉल हो गया, तो रेनफॉल के कारण सॉल्ट की वैल्यू कम होगी ना, पानी की वैल्यू बढ़ गई। अगर बारिश ना होती तो पानी भी ठीक था, सॉल्ट भी इसमें ठीक ठाक था, लेकिन जब बारिश हुई तो पानी का लेवल बढ़ गया। अब इस पानी की तुलना में सॉल्ट तो कम हो गया ना। तो यही रीजन है कि इक्वेटर को अगर आप देखोगे तो इक्वेटर में तापमान बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा हो गई। इतनी बारिश हो गई कि सॉल्ट की वैल्यू कम पड़ गई। तो मतलब ऑन इक्वेटर, इक्वेटर रीजन पे आप इस बात को मान के चलिए कि तापमान तो ज्यादा होता है लेकिन यहाँ पे सैलिनिटी घटती है। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा कंसेप्ट, लेकिन ये सिर्फ मैं इक्वेटर की बात कर रहा हूँ। इक्वेटर में तापमान ज्यादा होता है लेकिन यहाँ सैलिनिटी घटती है। लेकिन अगर आप इन वाले रीजन में देखोगे, ये जो आपके सब ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लॉजिक बिल्कुल सही बैठेगा, टेम्परेचर ज्यादा सैलिनिटी ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा सैलिनिटी ज्यादा। लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इक्वेटर रीजन, यहाँ की अगर बात करोगे तो टेम्परेचर ज्यादा सैलिनिटी कम। ये लो। अरे भाई रिप्लाई कर दो, मेरा गला थक गया बोल बोल के यार, थोड़ा तो यार मतलब कुछ तो बोल दो कि सर समझ में आ गया भाई। ठीक है, समझ गए बात। मतलब मैंने आपको वो जग वाला एग्जांपल इसलिए दिया ताकि इजीली आपके समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, ओके ओके, ठीक है। हाँ, इक्वेटर पे डेली बारिश होती है सर। ठीक है, तो सर अब आप इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे, थोड़ा सा आप आगे सुनिए। देखो तभी मैं आपसे कहता हूं कि लाइक ना, क्लास में जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो ध्यान देखो, अगर मैं अपने घर परिवार की बात यहाँ पे मान लो कर रहा हूँ, है ना, कि मैं आपको अपने घर वालों की कहानियां सुना रहा हूँ आपका टाइम, तो आप मैं कहूँगा मेरी क्लास में फिर आओ मत, है ना, फिर तो मैं एक अच्छा एजुकेटर आपके लिए नहीं हूँ। लेकिन आप खुद देखो, मैं आपको समझाने के लिए ये सारे प्रयास कर रहा हूँ, वरना मुझे ये जग जुग बनाने की क्या जरूरत थी बताओ, है ना। मैं बता रहा हूँ हर टीचर, ये मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ अपनी, ये बात आप ध्यान में रखना, मैं ये कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये जो एफर्ट्स मार रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए मार रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अगर एक कोर्स कंप्लीट करने वाली बात होती तो मैं ये जग जुग ना बनाता, यहाँ पे जो मैंने ड्रामा किया मैं आपको वैसे ही समझा के निकल जाता, है ना। कल को कोई ये तो नहीं कह सकता था ना मुझे कि मैंने समझाया नहीं। लेकिन समझाने में आप अपने कितना एफर्ट्स लगा रहे हो, मेन वहां से टीचिंग का पता चलता है। और वही काम मैं करता हूँ, ये रीजन है कि मेरे कोर्स लंबे चलते हैं। ठीक है, अब वो किसी को वो बात पसंद आती होगी, किसी को नहीं आती होगी, मैं हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, है ना। लेकिन ये कि मेरा मेन पर्पस है कि चाहे मैं आपको 3 कंसेप्ट सिखाऊं बट मैं सिखा के जाऊं, ताकि कल को आपको क्लास के बाद ये ना हो कि यार मुझे तो ये चीज समझ नहीं आई जो सर ने समझाई। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप इस बात को, अब मैं अगर आपसे एक बहुत ही जनरल सी बात पूछूं, ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में लगा लेना। मैं भी दे रहा, इसका एग्जाम्पल भी दे रहा मेरे भाई, मतलब यार रुक जाओ, एक सेकेंड रुक जाओ। मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं एक ही बार पूरा ज्ञान पलट दूं, लेकिन जब दिल पे लग जाती है ना कुछ बातें तो रुक जाओ। मतलब तुम ऐसे क्वेश्चन यहाँ भेज रहे हो, रुक जाओ, ले यार तू पहले तू ही देख, 1 मिनट रुक जाओ जरा, पहले भाई को आंसर दे दें। भाई प्रूफ मांग रहे हैं इसका, रुक जाओ, लो प्रूफ लो आप। ये इक्वेटर हो गया सर, रुक जाओ 1 मिनट, ये हो गया इक्वेटर सर। पहले आप इसी को देखो फिर मैं आगे बढ़ूंगा सर। सब बच्चे यहाँ देख लो, सबको प्रूफ भी मिल जाएगा सर। कईयों को ऐसा लग रहा प्रूफ बता दो सर। मैंने बोला कि पहले मैं कंसेप्ट बोल दूं, जो मैं अपने जो मेरे शब्द है पहले मैं वो रिकॉल करा दूं, ताकि बाद में कोई इसमें काउंटर ना कर पाए। हाई टेम्परेचर यानी कि हाई सैलिनिटी, यही बताया मैंने, बिल्कुल सर। मतलब सैलिनिटी इंक्रीज होगी, सैलिनिटी इंक्रीज होगी तो तापमान ज्यादा है। बट ये कंसेप्ट फेल हो जाता है ऑन इक्वेटर, ऑन इक्वेटर ये कंसेप्ट फेल हो जाता है। अभी भी मैं अपनी बातों पे हूं जिसमें मैं पहले था। सर ने बोला सर प्रूफ बता दो उसका। लो सर जी, ये इक्वेटर रेखा अफ्रीका से जा रही है, शायद से इसको अफ्रीका बोलते हैं सर, है ना सर। सर अफ्रीका में सर आपको एक लेक मिल जाएगी सर। सर इस लेक को सर हम पढ़ते हैं विक्टोरिया लेक के नाम से, चेक कर सकते हैं। सर विक्टोरिया लेक ना एक फ्रेश वाटर लेक है सर। कैसी लेक है सर? फ्रेश वाटर लेक है। अब अगर सर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं तो विक्टोरिया लेक तो मुझे सर इक्वेटर के पास दिख रही है, मतलब सर यहाँ तो तापमान ज्यादा होना चाहिए सर। सर यहाँ पे तो जो टेम्परेचर है सर वो हाई है, हाई टेम्परेचर मतलब सैलिनिटी ज्यादा, तो मतलब सर विक्टोरिया लेक तो कायदे में सलाइन लेक होनी चाहिए थी। सर विक्टोरिया लेक कहां पड़ रही है? इक्वेटर के पास, ये पूरी रेखा इक्वेटर है, और जहां इक्वेटर वहां पे तापमान ज्यादा। तो सर अगर तापमान ज्यादा तो सैलिनिटी ज्यादा, तो सर विक्टोरिया लेक तो सैलाइन होनी चाहिए थी। लेकिन सर जी आप चेक कर लेना, विक्टोरिया लेक सैलाइन नहीं है, फ्रेश वाटर है।
क्योंकि बारिश इतनी पड़ जाती है, वो बारिश उस सलाइनपन को कम कर देती है और बारिश का पानी विक्टोरिया लेक को पूरा फ्रेश वाटर बना देता है। बारिश की वजह से ही ये विक्टोरिया लेक कैसा आपका फ्रेश वाटर है। लेकिन सर जी अगर आप सब ट्रॉपिकल रीजन में आओगे, सब ट्रॉपिकल रीजन, इक्वेटर से 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे, याद करो प्रेशर बेल्ट पढ़ाया था, सब ट्रॉपिकल क्या होता है, पोलर क्या होता है, सब पढ़ा रखा है क्लास में। चलो कोई बात नहीं, याद नहीं तो मैं बताता हूं। सर ये रहा हमारा अमेरिका। सर अमेरिका में एक लेक मिलती है सॉल्ट लेक। लो यार, सॉल्ट लेक मिलती है सर हमें अमेरिका में, ठीक है सर। सॉल्ट लेक के अलावा सर हमें यहां पे कहीं जॉर्डन में सर हमें वॉन लेक भी मिलती है। यहीं पे कहीं पे सर हमें जो है टर्की में हमें वॉन लेक मिलती है। और जॉर्डन साइड हमें सर कहीं पे डेड सी मिलता है। अब आप चेक कर लो, ये रहा डेड सी, ये रहा वॉन लेक, ये रहा सॉल्ट लेक। मैपिंग भी कर लो यार, लो एक ही रूट पे मिलेंगे आपको सारे, ये सब आपको लगभग एक ही रूट पे मिलेंगे। देखो एक ही रूट पे मिलेंगे, रास्ते में चलते जाओ सॉल्ट लेक पड़ जाएगा, वॉन लेक, डेड सी, आगे पीछे कहीं देख लेना, ये मैंने रफली बनाया है, ठीक है। इसी मतलब सब ट्रॉपिकल रीजन पे ही आपको डेड सी मिलेगा, वॉन लेक मिलेगा, सॉल्ट लेक मिलेगा। सॉल्ट लेक नाम से ही पता चल रहा है सैलाइन है, सॉल्ट मतलब सैलाइन मतलब नमक, डेड सी, वॉन लेक, इन दो की सैलिनिटी तो मैंने आपको दिखा दी थी कितनी ज्यादा सैलिनिटी होती है इनमें। ये रीजन कौन सा है सर, सब ट्रॉपिकल रीजन। यहां तो इक्वेटर नहीं है, यहां तो बारिश ज्यादा नहीं होगी, लेकिन हाँ सूरज की किरणें तो यहां पड़ती होंगी। सर सूरज किरणें अगर यहां पड़ती होंगी तो सर हाई टेम्परेचर तो है, लेकिन बारिश इतनी नहीं है। अगर हाई टेम्परेचर है तो सैलिनिटी सर यहां बढ़ेगी, क्योंकि यहां बारिश नहीं ना, बारिश तो हमें इक्वेटर वाले रीजन में मिलेगी। अगर यहां भी बारिश होती तो ये सब भी फ्रेश वाटर लेक बन जाते। लेकिन सर ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन है सर, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि यहाँ बारिश हो जाए। और जहां तापमान ज्यादा होता है तो वहां सैलिनिटी ज्यादा होती है। और आप सर देख लो, सॉल्ट लेक, वॉन लेक, डेड सी, सर ये सब आपकी सलाइन है, ये सब आपके सलाइन लेक हैं सर। लेकिन सर इक्वेटर पर बारिश इतनी ज्यादा है सर कि रेनफॉल हो रही है, और वो रेनफॉल सैलिनिटी को कम कर देती है। और यही रीजन है कि इक्वेटर वाले रीजन पे जो विक्टोरिया लेक है वो फ्रेश वाटर लेक है सर। जहां से वेरीफाई करना वहां कर लो। चलिए सर, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात हम लोगों ने कर ली सर, प्रूफ मिल गया सर आपको। सर प्रूफ मिल गया आपको, प्रूफ आप प्रूफ मांग रहे थे। चलो देखो, बैठ के ना पहले बात को सुनना पड़ता है। लाइक ये नहीं कि जो है आप सोचें कि हम आराम से सुनना पड़ेगा ना आपको बात को। ये सारी बातें मुझे आपको भी बतानी थी, लेकिन आप जल्दबाजी दिखाते हो, आपको ऐसा लगता है कि सर नहीं बताएंगे। यार आप लोगों के लिए जी रहे हैं सर हम। मैंने कल भी एक बात बोली थी, आप लोग को ऐसा लगता है कि हर टीचर पैसे के लिए पढ़ाता है, लेकिन आप यकीन मानिएगा ये मैं अपनी रोजी पे बैठा हूँ। लेकिन अगर मैं पैसे के लिए सिर्फ पढ़ा रहा होता ना, तो मैं सच बताऊं मैं इतने एफर्ट्स ना मार रहा होता, आप यकीन मानिए, मैं सच बता रहा हूँ, समझ रहे हो। तो जरूरी नहीं कि सबका मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही हो।